अरे बिरजू, आज तो सुबह से दोपहर हो गई और हम दोनों के हाथ एक भी मछली नहीं लगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सुबह से शाम हो गई पर एक भी मछली हमारे हाथ नहीं लगी। लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। बिरजू, मैं तो कहता हूँ अब मछलियों की उम्मीद छोड़ ही देते हैं और वापस लौट चलते हैं। नहीं श्याम, अभी कुछ देर और देख लेता हूँ, शायद कुछ ना कुछ हाथ लग जाए। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों में से किसी को भी जितनी मछलियाँ मिलेंगी उसमें से हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। इससे हम दोनों को कुछ तो मिलेगा। दोनों इस बात से सहमत होकर कुछ देर और इंतजार करते हैं और तभी श्याम को उसके जाल में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है। अरे, जाल तो भारी लग रहा है। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है, पर अब क्या करूं? बिरजू को तो आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अब बिरजू, देखो हम ना अपना अपना ही हिस्सा रखते हैं, वरना क्या पता तुम्हारे में कोई बड़ी मछली फंस जाए तो उसमें से तुम्हें मुझे भी आधी देनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। तभी श्याम अपना जाल नदी से निकालकर देखता है। अरे ये क्या? ये तो कोई पुरानी मटकी है। जरूर इसमें कोई धन या खजाना हो सकता है, पर अब इस बिरजू को कैसे समझाऊं? अरे बिरजू, देखा तुमने? आज तो सच में किस्मत ही खराब है। एक मछली हाथ नहीं लगी, एक भी मछली, और ऊपर से ये पुराना कबाड़ जैसा मटका मिला है जाल में। भला इस बेकार से मटके का हम क्या करेंगे? खैर बिरजू, अब मैं तो नहीं रुकूंगा। अब यहाँ से मैं तो जा रहा हूँ। तुम भी चलना चाहो तो चलो। आज का दिन तो मानो खराब ही गुजरा। श्याम मटका लेकर वहाँ से घर की ओर निकलता है। बिरजू, जाना नहीं है क्या? चलो, मैं जा रहा हूँ। नहीं श्याम, मैं अभी कुछ देर और इंतजार करूंगा। हो सकता है एक आध मछली मिल ही जाए, जिसे बाजार में बेचकर मैं अपने बीवी बच्चों को कुछ खिला सकूं। अच्छा ठीक है, तो तुम बैठो, मैं तो जा रहा हूँ। बिरजू कुछ देर और इंतजार करता है। तभी उसका जाल भी काफी अधिक भारी लगने लगता है। अरे, ये जाल तो बहुत ही भारी लग रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और इसमें कोई बड़ी मछली फंसी है। तभी बिरजू जाल बाहर निकाल कर देखता है। अरे, ये क्या? ये तो इसमें दो घड़े हैं। काफी पुराने लगते हैं ये तो। लेकिन इनमें क्या हो सकता है? मैं इन्हें घर ले जाकर देखता हूँ। अरे, ये मटके किसके हैं? ये तो बहुत पुराने जमाने के लग रहे हैं। हाँ सावित्री, ये वाकई बहुत पुराने जमाने के मटके हैं और ये मुझे नदी से जाल में फंसकर मिले हैं, तो मैं इन्हें घर ले आया। चलो देखते हैं इनमें क्या है। अरे सावित्री, ये क्या? इनमें तो सोने के सिक्के हैं। अरे वाह सावित्री, हमारी तो लॉटरी लग गई। अरे वाह, ये तो सच में सोने के सिक्के हैं। वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हम भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। हाँ सावित्री, अब हम भी एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे, पर हमें इसमें से आधा हिस्सा श्याम को भी देना चाहिए। वो भी तो हमारे साथ नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता है। तुम ये संभाल कर रखो, मैं जरा श्याम से मिलकर आता हूँ। उधर श्याम के मटके से चांदी के सिक्के निकले देख श्याम बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस मटके में तो चांदी के सिक्के हैं। ये तो लाखों रुपए के होंगे। अरे वाह, मैं तो लखपति बन गया। हा 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 हा। अच्छा हुआ जो ये सब मैंने बिरजू को नहीं बताया और ना ही उसे आधा हिस्सा दिया, वरना मुझे तो कुछ भी ना मिल पाता। श्याम, अरे ओ श्याम। अरे, ये कौन आ टपका? कौन? श्याम, मैं बिरजू। अरे, ये बिरजू यहाँ क्या करने आया है?
जल्दी से इसे छुपा देता हूँ। क्या हुआ बिरजू, तुम यहाँ? श्याम, वो मैं कह रहा था कि वो जाल में मटका मिला था, उसका आधा हिस्सा। अरे वो मटका बेकार था, उसमें ढेर सारा कचरा भरा हुआ था, तो मैंने उसे फेंक दिया। तो उसका क्या हिस्सा? वैसे भी वो मुझे मिला था, तो अगर उसमें कुछ होता भी तो वो सिर्फ मेरा ही होता ना, क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अपना अपना हिस्सा ही लेंगे। ठीक है श्याम, तुम कह रहे हो तो अपना अपना ही ठीक है। वैसे मुझे नदी से जाल में 2 मटके मिले थे, जिन्हें मैं घर ले जाकर देखा तो उनमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि आधा हिस्सा यानी 1 मटका तुम्हें दे दूं, पर तुमने कहा कि अपना अपना ही हिस्सा लेना है। तो ठीक है, जो तुम्हें मिला वो तुम रखो और जो मुझे मिला है वो मैं रख लेता हूँ। बिरजू वहाँ से चला जाता है और श्याम अपने लालच पे बहुत शर्मिंदा होता है। एक समय की बात है, मनोहर बहुत ही गरीबी हालत से गुजर रहा था। मनोहर के खेत की सारी फसल बारिश से खराब हो गई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और घर पे खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं था। मनोहर खेत में खड़ा उदास नजरों से अपने खेत को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मौसम्मी के पेड़ पर पड़ती है, जो उसके ही खेत में लगा होता है। उस पर लगी मौसम्मी देखकर मनोहर सोचता है, अरे ये मौसम्मी का पेड़ तो मेरे ही खेत में है, तो ये पेड़ तो मेरा ही हुआ। क्यों ना इस पर लगी मौसम्मी तोड़कर मैं बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे और मेरे घर का खर्च भी चलता रहेगा। मनोहर मौसम्मी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, रुको, तुम इस पेड़ के फल नहीं तोड़ सकते। मनोहर आवाज सुनकर पूछता है, ये आवाज किसकी है? कौन बोल रहा है? कौन मुझे रोक रहा है फल तोड़ने से? सामने आओ मेरे। मैं बोल रहा हूँ, मैं पेड़ ही हूँ जिसके फल तुम तोड़ना चाह रहे हो। अरे हाँ, ये आवाज तो इस पेड़ से आ रही है, पर पेड़, तुम मुझे फल तोड़ने से क्यों रोक रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरे ये फल परियों के लिए हैं और इन फलों पे सिर्फ परियों का हक है, क्योंकि ये जादुई फल हैं। ठीक है पेड़, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलता हूँ अब। रुको, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। तुम बहुत भले आदमी लगते हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी जगह में ही हूँ। फिर भी तुमने मुझ पर अपना हक नहीं जताया और खाली हाथ ही जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। इतना कहकर पेड़ मनोहर को कुछ सोने के सिक्के देता है। अब मनोहर उन सिक्कों से अपने घर के हालातों को सुधार लेता है और काफी धनवान हो जाता है। यह देखकर मनोहर का पड़ोसी किशोर मनोहर से जलने लगता है और सोचता है, ये मनोहर के हाथ ऐसा क्या लग गया जो ये इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया, और आखिर कैसे? कुछ तो बात है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन किशोर चुपके से मनोहर के घर जाता है और मनोहर की बातें सुनता है। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। आज हम जो कुछ भी हैं, सब उस जादुई पेड़ की वजह से है जो हमारे खेत में लगा है। मनोहर की बातें सुनकर किशोर सोचता है, अच्छा, तो मनोहर के खेत में कोई जादुई पेड़ है, उसी वजह से ये धनवान बना है। अब तो उस पेड़ के पास जाना ही पड़ेगा। अगले दिन किशोर उस पेड़ के पास जाता है। लगता है यही पेड़ है। ए जादुई पेड़, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खूब सारा सोना है। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, मुझे सोना दो। किशोर की बातें सुन पेड़ कहता है, कौन हो तुम और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हें सोना दूंगा? पेड़, तुमने मनोहर को सोना दिया है, आज वो धनवान हो गया है, मुझे भी सोना दो। मैं मनोहर से भी बड़ा धनवान बनना चाहता हूँ। मूर्ख, मैंने मनोहर को सोना दिया था उसके अच्छे व्यवहार, उसकी अच्छी सोच और उसकी दयालुता के कारण, पर तू एक घमंडी, क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। वो चाहे जो भी हो, पर तुम्हें मुझे सोना तो देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तेरी ये सोना पाने की इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। इतना कहते ही वह पेड़ किशोर को सोने का बना देता है और किशोर सोने की मूर्ति बनकर ही रह जाता है।